जय हिंद गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राकेश नेगी जीएस गुरु। पॉलिटी और उससे रिलेटेड बुक एम लक्ष्मीकांत और उसका कंटेंट और उससे रिलेटेड ही अदर बुक एनसीईआरटीज, इन दोनों के मिक्सचर का ये एक बहुत ही कंक्लूसिव और वाइड कोर्स है जो आपको हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आएगा, चाहे आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो या आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्या एक जर्नी रही है, उसकी डिमांड कैसे बनी, उसका पूरा एक मैंने प्रोसेस ही आपको समझाया था। रिटन और अनरिटन फॉर्म फेज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट का रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फेज में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन रहा है और फिर उसके बाद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दील हुआ है। ये जर्नी मैंने आपको बताई थी। अब फाइनली जो ये 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, तो उससे रिलेटेड एक बात पूछी जाती है कि ये हमारी असेंबली बनी कैसे। देखिए, हमारे सामने सिर्फ एक शब्द है और वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना। हमारे सामने सिर्फ एक शब्द है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी और उस असेंबली के अंदर कुछ मेंबर्स थे। टोटल कितने मेंबर्स थे, उन सीटों की संख्या मैंने आपको बताई। तो ये जो मेंबर्स थे, ये कैसे आए? मोर देन, मतलब ये जो 380 प्लस मेंबर्स थे, ये कैसे आए? एक्चुअली क्या हुआ कि उस समय में इंडिया में सबसे पहले बहुत सारे, हमारा जो इंडिया था वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। इंडिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक डायरेक्ट प्रोविंस, जहां पर सीधा सीधा अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी, और ऐसे 11 प्रोविंस थे, 11 राज्य थे, यानी कि जिनको हम स्टेट्स बोलते हैं। और दूसरा एरिया रूल हो रहा था प्रिंसली स्टेट्स से। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब हो गया राजा महाराजाओं से। और ऐसे 536 प्रिंसली स्टेट्स थे। बट एरिया वाइज 50% एरिया हमारे 11 राज्यों ने घेरा हुआ था और बचा हुआ 50% एरिया हमारे प्रिंसली स्टेट्स ने घेरा हुआ था। तो प्रिंसली स्टेट्स में से जो मेंबर्स भेजे गए यहाँ पर, इनको भेजा गया इनडायरेक्ट इलेक्शन से, इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस से। और प्रिंसली स्टेट से जो मेंबर्स यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए, ये आए नॉमिनेशन से, नामांकन करने से। अब देखिए, आप क्योंकि पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो हमको नॉमिनेशन और इनडायरेक्ट इलेक्शन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये था कि सबसे पहले इन राज्यों की जो जनता थी, उन्होंने उस राज्य के एमएलए चुने और फिर उन्होंने इलेक्ट करे एमएलए, और इन एमएलएस ने इलेक्ट करा एमपी। जैसे आज एमपी, राज्यसभा का एमपी इलेक्ट होता है ना, पहले आप एमएलए चुनते हो, स्टेट्स के विधायक चुनते हो, फिर विधायक, फिर सांसद चुनता है राज्यसभा का। तो जैसे राज्यसभा का सांसद चुना जाता है, उसी सिमिलर तरीके से यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को 11 स्टेट्स में से चुना। और नॉमिनेशन में जो प्रिंसली स्टेट्स थे, वहां का जो क्राउन यानी कि जो राजा था, वो किसी भी, जितने भी सीट्स हैं, 7 सीटें, 10 सीटें, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स को अलग अलग सीट्स मिली थी पॉपुलेशन के हिसाब से। वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हर 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक सीट रखी गई थी। तो क्राउन या राजा एक नाम आगे सजेस्ट कर देता था कि हमारे एरिया से ये व्यक्ति मेंबर बन के आएगा। अब वो खुद भी हो सकता था, उसके परिवार के लोग भी हो सकते थे, या फिर कोई उसके उसके एरिया में कोई रसूखदार व्यक्ति जो हो, फ्रीडम फाइटर हो या पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्तियों को वो नॉमिनेट कर देते थे। तो दो तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स गए थे। जैसा कि मैंने कहा है कि कुछ ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, 11 प्रोविंसेस थे, और इनको 292 सीट्स दी गई थी। प्रिंसली स्टेट्स 93 सीट्स दी गई थी। और चीफ ब्रिटिश कमिश्नरीज, देखिए चीफ ब्रिटिश कमिश्नरी क्या है, जैसा कि मैंने कहा है, जैसे आज यूनियन टेरिटरीज होती है, देखिए उस टाइम पर 3 टाइप की टेरिटरीज थी अगर ब्रॉडर वे में देखें तो। एक टेरिटरी जो थी, जैसा कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे, इस पर डायरेक्ट रूल चलता था ब्रिटेन की पार्लियामेंट का। प्रिंसली स्टेट्स थे जहां पर इनडायरेक्ट रूल चलता था, राजा महाराजाओं के माध्यम से ही राजा रूल करते थे। तो मैंने जैसे बताया 563 प्रिंसली स्टेट्स थे, जम्मू कश्मीर, मैसूर वगैरह वगैरह।
तो एक जगह डायरेक्ट रूल, एक जगह इनडायरेक्ट रूल, एक जगह डायरेक्ट रूल तो है लेकिन गवर्नर के माध्यम से रूल करते थे, ठीक है ना, गवर्नर के थ्रू रूल करते थे। बट चार ऐसी टेरिटरीज थी जिसको मैं ए बी सी डी बोलता हूं। ए से हो गया अजमेर, बी से हो गया बलूचिस्तान, सी से हो गया कुर्ग, कुर्ग आज की डेट में कर्नाटका में है, और डी से हो गया दिल्ली। तो ये चार ऐसे जगह थी जो आज जैसे यूनियन टेरिटरी होती है ना उस टाइप की थी, जिनको चीफ ब्रिटिश कमिश्नरीज बोला करते थे या चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, एंड दे वर डायरेक्टली रूल्ड बाय वाइसरॉय, डायरेक्टली रूल्ड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विदाउट एनी गवर्नर इन बिटवीन। जैसे समझ लो आज के यूटी से, तो इनको एक एक सीट दी थी, तो इनकी भी चार सीट थी, तो इन सबको ऐड ऑन करो, ऐड करोगे तो 389 सीट्स, यानी कि टोटल मेंबर्स 389 मेंबर्स बने। अब इसको अगर आपको थोड़ा सा और डेप्थ में फिल्टर करके चलना है तो ये मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का एक ब्रेकअप दिया है। इसमें मैंने दो पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन के पीछे ब्रेकअप किया है। एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनडायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स आए, इलेक्टेड का मतलब जिनका इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के प्रोसेस से वो वहां गए हैं। और दूसरा हो गया नॉमिनेशन, जैसे मैंने कहा ना नॉमिनेशन में सिर्फ क्या होता है, कोई नाम का आगे रख देता है और उसका इलेक्शन नहीं होता, वो किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ेगा, बस उसको सीधा अपॉइंट मेंबर बना दिया जाएगा। तो इनडायरेक्ट मेंबर्स जो जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, सो दे वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसा कि मैंने बताया पहले लोग थे, लोगों ने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जिसको एमएलए कहते हैं इसको वोट करा, और इन्होंने आगे चल करके वोट करा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को, ठीक है ना। तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर इन इन लोगों के द्वारा डायरेक्ट वोटिंग से नहीं हुआ, लोगों ने एमएलए चुना और एमएलए ने फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर चुना, तो इस तरीके के प्रोसेस को इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है ना। ये डायरेक्ट है और ये यहाँ, और फिर इसके थ्रू ये इनडायरेक्ट प्रोसेस है, ठीक है ना। अब सवाल ये आता है कि उस समय इन लोगों ने जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एमपीज को चुनने से पहले जो एमएलएस को चुना, तो ये वो लोग कौन थे। जैसे आज जो भी व्यक्ति जिसके पास वोटर आईडी हो वो एमएलए को वोट करता है, तो क्या उस समय भी पूरी की पूरी अडल्ट जो हमारी जनता थी उसने वोट किया था? तो नहीं, ये बहुत लिमिटेड लोग थे जिन्होंने एमएलएस को इलेक्ट करे थे, और फर्दर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को, तो ये एक क्रिटिसिज्म भी है। तो इस वोटिंग प्रक्रिया में कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ये जो लोग हैं जो अपने एमएलएस को चुनेंगे या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को चुनेंगे, ये वो चुनेंगे जिनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी होगी, जिनकी इनकम भी अच्छी खासी होगी, और जिनकी एजुकेशन भी होगी कम से कम। जैसे मान लीजिए मैंने बोला है कि 10+2 10वीं पास होने चाहिए, इनकम भी होनी चाहिए और प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, ये तीन में से कोई भी एक पैरामीटर जो, तो अब आप समझो उस समय की जो भारत की गरीब जनता थी, देखो उस समय की जो गरीब जनता थी, ना तो कईयों के पास प्रॉपर्टी थी, ना इनकम थी, ना एजुकेशन थी, तो मुश्किल से मुश्किल 10% ऑफ द पीपल ओनली पार्टिसिपेटेड। इस पूरे सिस्टम के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को चुनने के लिए 10% भारत की जनसंख्या ने ही भाग लिया। तो ये बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इन्हीं 10% लोगों ने बनाया है, समझ लीजिए। क्योंकि इलेक्शन वाज नॉट बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर आज इलेक्शन होता है। देखो आज जो भी एमएलए या एमपी का वोट होता है उसके लिए 18 साल से ऊपर जो भी भारत का नागरिक वोटर आईडी कार्ड धारण करता है वो चुनाव में वोट कर सकता है, लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं था। क्या ये जो मेंबर्स थे, इन मेंबर्स के लिए कोई रिजर्वेशन था? सर रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट तो कब से नहीं चला हुआ आ रहा है, 1910 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बाद से ही चला हुआ आ रहा है। तो हाँ सर रिजर्वेशन बिल्कुल था, मुस्लिम्स को रिजर्वेशन था और सिख्स को रिजर्वेशन था, ठीक है। ध्यान रखिए कि ओनली दो ही रिलीजियस
कम्युनिटी को, ध्यान देना, दो ही रिलीजियस कम्युनिटी को अंग्रेजों ने रिजर्वेशन दिया कि कांग्रेस ने जब अपने टिकट्स पाते तो उन्होंने मुस्लिम और सिखों को तो जो देना था वो तो वैसे भी देना था, लेकिन उसके अलावा उन्होंने एससी, एसटी और विमेन्स, इन लोगों को कुछ टिकट्स अपने रिजर्व करे थे। तो ये तो था इलेक्टेड मेंबर्स। अब बात करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स कैसे आए। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स राजा महाराजाओं के स्टेट से आए जो इंडिया में इंटीग्रेट हुए थे, और दे वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रिंस और द क्राउन, जो उस प्रिंसली स्टेट का राजा या राजकुमार है वो नॉमिनेट करता था यहाँ पर। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन बनी, और जैसा कि मैंने बताया है कि टोटल 389 मेंबर्स थे, उसमें से एक 11 स्टेट्स में से आए, दूसरा प्रिंसली स्टेट्स में से आए, तीसरा ब्रिटिश कमिश्नरी से आए, उसका ब्रेकअप मैंने दिया है। स्टेट से आए 292 वोटिंग के थ्रू और सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम से, इसके बारे में आगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बताऊंगा। प्रिंसली स्टेट से आए लगभग 93, ये कंसल्टेशन और नॉमिनेशन से आए। कंसल्टेशन का मतलब दरबार में राजा अपने मंत्रीगण के साथ चर्चा करता था कि किसको भेजना है। और चीफ ब्रिटिश कमिश्नरी प्रोविंसेस 4 थे, इनको आप वैसे भी याद रख सकते हो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ए फॉर अजमेर मेवाड़, बी फॉर ब्रिटिश बलूचिस्तान, सी फॉर कूर्ग कर्नाटका, डी फॉर दिल्ली। तो ये याद रखिएगा, यहाँ के लिए भी 4 सीटें थी। चुनाव कराया गया, इलेक्शन हुए आपके अगस्त सितंबर में, ठीक है ना। अगस्त में इलेक्शन होते हैं 1946 में, जुलाई अगस्त में इलेक्शन होते हैं, और इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग को करारी हार मिलती है। हालांकि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो ठीक ही थे। मुस्लिम लीग 73 सीट्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बाजी मारी, 208 सीटें मिली। और क्योंकि सब कुछ मेजॉरिटी से पास होना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और अब आप लगा लीजिए 389 मेंबर्स हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 400, तो इसका मेजॉरिटी लगाओगे तो 201। तो 200 के आसपास लोगों ने अगर किसी मुद्दे को, पॉलिसी को, किसी प्रोविजन को हाँ कर दिया तो उसकी बात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मानी जाएगी। तो क्योंकि कांग्रेस का दबदबा था, तो मुस्लिम लीग को पता था कि हमारी बात नहीं मानेंगे ये लोग, तो इन्होंने वॉक ओवर कर दिया, और यहीं से जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन ले अलग पाकिस्तान की डिमांड को तेज कर दिया। कुछ बच्चों को जिज्ञासा होती है कि सर जो रिजल्ट था इलेक्शन का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और इलेक्शन जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे, तो सर इस रिजल्ट पर भी थोड़ा बहुत कुछ मूल्यांकन कराइए। तो जैसे मैंने बताया, कांग्रेस की 208 सीटें थी, ये मेजॉरिटी, ये फर्स्ट नंबर की पार्टी थी, और पूर्ण कंप्लीट मेजॉरिटी थी इसके पास, है ना। आप ये कह सकते हो कि इनके पास कंप्लीट मेजॉरिटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इन्हीं का बोलबाला चलना था। सेकंड नंबर पर मुस्लिम लीग थी। कभी कभी जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चुनाव में दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी थी। और इसके अलावा यूनियनिस्ट पार्टी हो गई, एक सीट यूनियनिस्ट मुस्लिम, एक सीट यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट, एक सीट कृषक प्रजा पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, सिक्स नॉन कांग्रेस, और कम्युनिस्ट, ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन अम्बेडकर जी की पार्टी है, कम्युनिस्ट की एक है, और इंडिपेंडेंट्स इसमें 8 है। तो टोटल 296 इलेक्टेड मेंबर्स का ब्रेकअप ये है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि कांग्रेस डोमिनेट कर चुकी थी इसमें। इसके बाद अगर आपको कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखना है, क्योंकि देखिए एनालिसिस करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंटरव्यू डिबेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस टेबल का मूल्यांकन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके जो 296 मेंबर्स थे, 292 स्टेट्स के थे, प्लस 4 जो ABCD चीफ ब्रिटिश कमिश्नरी, यानी कि 296 सीट्स बन रही थी। इसमें से सबसे ज्यादा मैक्सिमम हिंदू कम्युनिटी के मेंबर्स थे, जैसे पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एटसेट्रा। आप देखो 163 हिंदूज थे। तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हिंदू डोमिनेंट है? हिंदू डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है? देखो आप, कांग्रेस डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशन दिखता है, लेकिन कांग्रेस में हिंदू के अलावा और धर्म के भी लोग थे। हिंदू डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद भी
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुइज्म पर बेस्ड नहीं है, वो सेक्युलरिज्म पर बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सबसे बड़ी विचित्र, सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। सेकंड नंबर पर मुस्लिम्स थे, 80 के आसपास मेंबर्स मुस्लिम्स। शेड्यूल कास्ट, जैसे यहाँ से अंबेडकर जी आते थे, 31 मेंबर्स थे, इनकी संख्या भी अच्छी थी क्योंकि इनके लिए रिजर्वेशन था। इंडियन क्रिश्चियंस 6, बैकवर्ड ट्राइब 6, 6 और एंग्लो इंडियन 3 और पारसीस 3। तो इस तरीके से टोटल 296 मेंबर्स थे। तो नंबर 1 कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी थी। अब आप यहाँ पर आप एक लाइन पढ़ें तो ये आप देखिए, ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया on the basis of adult franchise, yet the assembly comprised representatives of all section of Indian society। वो कह रहा है कि हालांकि हमको पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो गठन हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, वो सीधा लोगों के द्वारा नहीं हुआ था, इस और पूरा ये एडल्ट फ्रेंचाइज बेसिस पर नहीं हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भारतीय समाज के हर एक दल से प्रतिनिधित्व था। हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे, सिख्स भी थे, पारसीज भी थे, एंग्लो इंडियंस भी थे, इंडियन क्रिश्चियंस भी थे, एससीज भी थे, एसटीज भी थे, विमेन्स भी थी। सर इंटरेस्टिंग है ना, ये मूल्यांकन आप कर सकते। और फाइनली द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुछ इस तरीके से बने। लेकिन क्योंकि आपको पता होगा कि ये वो दौर था जब 1946 दिसंबर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग भी हुई थी, लेकिन जिन्ना के वॉक ओवर के बाद जिन्ना ने अलग पाकिस्तान की डिमांड करी, और पाकिस्तान की डिमांड पर बाद में फिर माउंटबेटन प्लान आया 3 जून 1947 को। और माउंटबेटन प्लान के बाद ये अनाउंस किया गया कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट लाया जाएगा और उससे इंडिया अलग और पाकिस्तान अलग किया जाएगा। तो इंडिया और पाकिस्तान के अलग होने से मुस्लिम लीग के मेंबर्स तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉन्फ़िगरेशन से, कंपोजिशन से अलग हो जाएंगे ना। ये जो एक्ट है ये जुलाई 18 1947 में ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पास हुआ था, एंड फाइनली वी गॉट फ्री बाय 15 अगस्त 1947। लेकिन इसमें से माइनस मुस्लिम लीग के मेंबर्स कर दो, मुस्लिम लीग हट गई। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ने फिर किसी ने पाकिस्तान की तरफ जाने की इच्छा जताई, किसी ने इंडिपेंडेंट रहने की इच्छा जताई, तो 299 मेंबर्स ही बच पाए। मतलब 389 मेंबर्स में से 90 मेंबर्स गायब हो गए। आपके पास 299 मेंबर्स बचे। और इस 299 मेंबर्स में से स्टेट्स में से जहां 292 थे वहां पर 229 हो गया, ठीक है ना। और प्रिंसली स्टेट्स में जहां 93 मेंबर्स होने थे वहां 70 ही हमारे पाले में पड़े। तो 229 फाइनल मेंबर्स थे और 70 फाइनल मेंबर्स फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि दोनों को ऐड किया जाए और फिर चीफ ब्रिटिश कमिश्नरीज, तो ये सब लगा लुगू करके लगभग 284 मेंबर्स थे जिन्होंने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में फाइनल सिग्नेचर करे हैं। कोई इस बीच में मर चुका होगा, कोई कुछ हो गया होगा, कोई रिटायर हो गया होगा। तो 284 लोग बचे बस हमारे पास 299 में से। हालांकि स्टेट्स में अगर एक क्वेश्चन पूछता कि सबसे ज्यादा मेंबर्स कौन से स्टेट से थे, तो यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस मतलब आज का यूपी, 55 मेंबर थे यूपी वालों के पास। आज भी देख लीजिए आप, लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा 80 सीट्स के आसपास यूपी वालों के ही पास है। तो फिर मैसूर, मैसूर जो प्रिंसली स्टेट था उसको, उसके पास 7 मेंबर्स थे। तो मैसूर वाज द प्रिंसली स्टेट व्हेन इट कम्स टू द मैक्सिमम मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे ज्यादा मैसूर प्रिंसली स्टेट से गए थे 7, और स्टेट्स में से यूनाइटेड। इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था। अब एक क्वेश्चन पूछता है, व्हाट आर द क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारे संविधान की कुछ आलोचनाएं हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ये नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है ना। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो प्री मेंस में स्टेटमेंट बना करके पूछता है, मेंस में लिखने के लिए क्वेश्चन आ जाएगा कि राइट डाउन द क्रिटिकल
criticism of the Constituent Assembly, तो इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में